एक्सटिंग्विशर सेना के पास मौजूद थे, वो वन विभाग के पास नहीं है। उसे जल्दी हम उसे अपडेट करेंगे। एक्सटिंग्विशर है, बॉल्ब है, जिससे वो 50 मीटर के घेरे में तुरंत आग बुझा सकते हैं, वो हम खरीदेंगे। और फायर टेंडर सिस्टम जो है, माउंट आबू के लिए 2 फायर ब्रिगेड की बहुत बेहद आवश्यकता है, एक सेना जैसी और एक छोटी जो पिंडवाड़ा में काम आ रही है उस तरह की, ताकि वो छोटी जगह पे भी जा सके। और एक बड़ी वाली जिसकी गन जो है वो करीब 250 से 300 मीटर तक है, वो ऐसे खरीदने की आज्ञा हमें ऊपर से दे दी गई है। अब वो पर्यावरण समिति का पैसा जमा हो रहा है, अब हम उसको खरीदने की पूरी फायर ब्रिगेड, फायर टेंडर आर्म्स और फायर के जितने भी सिस्टम्स हैं, अलार्मिंग सिस्टम है, हम पहले से खरीद के रख देंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना किसी भी कारण से हो तो हम उसे पूरी तरह निपट सकें। प्राथमिक रूप से कारण तो भी जांच करने के बाद ही पता लगेगा कि क्या जो है वो आग लगने के क्या कारण रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो आग होती है, 99% आग जो जंगल में लगती है वो मानवीय कारण से ही होती है। वृक्षों का तो कोई नुकसान नहीं है इसमें, जो केवल घास और जो ज़मीन पे उगने वाले वीड जो होते, खरपतवार जो होती है, क्योंकि इस समय जंगल बिल्कुल सूख जाता है। ये जो जंगल हैं ये डिसिडुअस नेचर के हैं, तो जंगल बिल्कुल सूख जाता है तो बिल्कुल एकदम जैसे जो है वो सूखे बारूद की तरह हो जाता है कि जरा सी आग लगते ही वो जो है पूरे क्षेत्र में फैलती है आग, और जो है वो, लेकिन इस पर काबू पा लिया गया और नुकसान ना तो वन्य जीवों का हुआ है और ना ही किन्हीं वृक्षों का हुआ। अशोक पंडित जी अजमेर से जुड़े इस चर्चा के दौर में हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। नमस्कार पंडित साहब। जी पारिक साहब नमस्कार। जी पारिक साहब, जंगलों की आग के लिए फॉरेस्ट विभाग पूर्णतः जिम्मेवार है। क्यों लगता है कि अकेला जंगलात महकमा है जो कि नाकामयाब है? क्या सिविल सपोर्ट मिल पाता है? और आपको बताऊं मैं, शहरों में पंडित साहब, क्या एक सिविल सपोर्ट जंगलात महकमे को मिल पाता है? जी साहब, 1 मिनट मेरी सुन लीजिए जी। कि जंगलात महकमे ने जितनी शहरों में कॉलोनियां बसाई हैं, ये सब इनका आशीर्वाद है। और इनके यहाँ आपकी कमी है, कोई सरकार केंद्र की हो भले राज्य की हो, वो चाहते नहीं है कि ये इनका डेवलपमेंट हो और जंगलों का बचाव किया जाए। मेरा यहाँ सुझाव है आपको, यदि आप सरकारें माने, मेरे को याद है बीकानेर में कुछ साल पहले, 15-20 साल पहले, आर्मी के कुछ रिटायर्ड जवानों ने 2-3 यूनिटें बनवाई थी और वहाँ वृक्षारोपण और जंगलों को बचाया गया था। और आज वो जो जंगल बने हैं उनके द्वारा, वो एक मिसाल है। आपने मिसाल तो रखी, लेकिन 1990 की ही एक रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र की, जिसमें कहा गया है कि वृक्षारोपण का जो प्रतिशत है वो कम है। 100 पेड़ लगाइए और 63 मर जाएंगे। मैं विष्णु लांबा साहब आपके पास में आना चाहूंगा। राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत राज में हमने देखा था, डूंगरपुर की एक पहाड़ी पर पेड़ लगा दिए गए। हर साल हम देखते हैं वृक्षारोपण को लेकर एक बड़ी मुहिम छेड़ दी जाती है, पेड़ लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जिंदा कितने रह पाते हैं, सवाल बाकी होते हैं। 20 करोड़ की लागत के एक जिले में पेड़ लगाने का कार्य जल स्वावलंबन अभियान के तहत सम्माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व में शुरू किया गया। उसका मैं चाहता हूं आप सारे चैनल वाले एक दिन साथ हो जाओ, इनकी सारी टीम ले लो, दौरा कर लो, सामने आ जाएगा। एक निवेदन। दूसरा निवेदन, जो आप जिस डूंगरपुर की बात कर रहे हैं, जिस जिला कलेक्टर के नेतृत्व में लगाए गए थे और 4-5 महीने तक वो चर्चाएं बड़ी जोरदार, बड़ी पॉजिटिव तरीके से रही थी, उस नाटक का भी आपको पता चल गया, इन नाटकों का भी पता चल जाएगा बाद में। हरित राजस्थान, जो माननीय अशोक गहलोत साहब ने, मेरे प्रिय नेता हैं, गहलोत साहब ने जो हरित राजस्थान योजना चलाई, उस योजना का क्या हश्र हुआ सरकारी उदासीनता के चलते, वो भी आपने देखा। वर्तमान में लांबा साहब, चिपको आंदोलन हुआ, उसमें चंडी प्रसाद भट्ट थे सर, उनकी कोशिशें हुई, हमने देखा। उसके बाद वृक्ष लगाने के लिए एक देश में जागरूकता आई, बड़े पैमाने पर लोगों ने काम किया। आज विष्णु लांबा साहब काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी इस मुहिम के साथ अगर ये सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, वृक्ष लगाने का जज्बा तो है, लेकिन वो पेड़ जिंदा रहे, इसके लिए कोशिश क्यों नहीं हो पाती? सर, बिना सरकारी सहायता के देश का पहला एनजीओ कल्पतरु संस्थान है जिसने 5 लाख से अधिक पेड़ जीवित रख करके केंद्र सरकार को दिए हैं, सम्माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी को, अनिल माधव जी दवे साहब को, और मैं इस बात के लिए तो विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा सम्माननीय गजेंद्र सिंह जी खंसर साहब को, जिन्होंने हमें वेरीफाई करके लेटर दिया है। दूसरा, 11 लाख से अधिक पेड़ हमने फ्री में बांटे हैं, वितरण किए हैं। 13 लाख से अधिक पेड़ हमने कोर्ट में मुकदमा लड़के बचाए हैं। इन 29 सालों के साधना में संख्या के बावजूद लगातार कमी है। 1901 से 1950 तक 14 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि करीब 1 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर भूमि से वनों का नामो निशान मिटा। सिलसिला जारी है 50 से 80 तक,
फिर 75 लाख हेक्टेयर में कमी आई। व्यक्तिगत प्रयास की बात कर रहा हूं सर, व्यक्तिगत प्रयास की बात कर रहा हूं मैं, पुनः निवेदन कर रहा हूं, सरकार का कहीं कोई योगदान नहीं है। आज तक कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई सरकार मुझे कह दे कि हमने 1 रुपया कल्पतरू को दिया है, ये मेरा दावा है सर। हम लोगों ने, सर मेरा निवेदन ये है सर, हम लोग प्रयास छोटा छोटा करके देश के 22 राज्यों में कल्पतरू चलाते हैं, दुनिया के 6 देशों में पहुंचे हैं, सूडान में 500 बीघा जमीन हमें मिली है, बिल्कुल मिली, हम लोग काम करेंगे वहां पर भी, लेकिन सर अपने एक सीमाएं हैं, अपने संसाधन, अपने एक लिमिट है। हम लोग कल विश्व परिस्थिति दिवस मना रहे हैं, देश के 22 राज्यों के पर्यावरण प्रेमियों को हम बुला रहे हैं, आ गए वो लोग, आ रहे होंगे भी, इसीलिए मैंने अनुशासनहीनता की। तो मेरा निवेदन ये था कि इस प्रकार के इन लोगों को किसी को आवश्यकता नहीं है साहब। नेता तो 5 साल 4 साल का मंत्री बनता है। जंगल की जब बात की जाती है, एक तरफ तो कहते हैं डार्क फॉरेस्ट की बात है, अश्वनी साहब, नेता 4-5 साल का वन मंत्री बनता है। नहीं, आज हम राजनीति को छोड़ना चाह रहे हैं। हम सवाल है कि रिव्यू कैसे करें, जागरूकता कैसे आए, मकसद ये है। सहाय साहब सघन वनों की बात करते हैं, उसके साथ साथ राजस्थान को भी देखते हैं। सघन वनों का जो प्रतिशत है वो लगातार कम होता जा रहा है, हम रिजर्व्स बढ़ाते जा रहे हैं, क्या वजह है? रिजर्व्स में यू मीन वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स और व्हाट? जी, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स की बात है, जिनके जरिए जंगलात को बढ़ाने का सपना देखते हैं। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि जनसंख्या भीषण रूप में बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है तो फॉरेस्ट के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, फॉरेस्ट और जन संसाधनों पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो उस संसाधन को रोकने का क्या जरिया है? जितना जनता के साथ सहयोग से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं उतना कंजर्व करेंगे। और दूसरा, जो ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं इसलिए क्रिएट किए जाते हैं कि एटलीस्ट वहाँ पे स्ट्रिक्टर फॉर्म ऑफ हमारे कंजर्वेशन के जो रूल्स हैं वो लगते हैं। ओपन एरिया जो फॉरेस्ट का होता है उसमें तो सबकी आवाजाही चालू रहती है, लेकिन इस एरिया में जो रिजर्व्स होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, नेशनल पार्क सेंचुरीज होते हैं, उसमें एंट्री पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन रहता है। तो इसलिए कुछ परसेंटेज बचे हुए हैं जिसके हम लोग कंजर्व कर रहे हैं। ये एक उदाहरण के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे आपके पास एक आइसक्रीम है, आइसक्रीम पिघलती जा रही है, कितने देर तक आप रोक सकते हैं, वो चीज़ है। अदरवाइज़ तो फॉरेस्ट को मैं अभी भी लोग क्रिटिसाइज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करते हैं, मैं कहता हूं कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी और आसपास के जितने जन लोग हैं, लोकल पीपल हैं, उनके सहयोग से इतने जंगल बचे हुए, नहीं तो ये अभी जंगल ये हालात और खराब होते। तो रानी साहब, दुनिया की अगर बात की जाए, प्रति व्यक्ति अगर जंगल का हम प्रतिशत देखें तो 0.64 है, लेकिन जब भारत में आ जाते हैं तो ये 0.08 पर आ जाता है, और राजस्थान की बात करें तो 0.07 से भी कम। तो ऐसे हालात में कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है? आपका सुझाव, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है इस सिलसिले में? मैं जैसे कि शुरू से स्टार्ट किया, मैंने बोला था आपको कि जब तक हम अपने जहन में झांक के नहीं देखेंगे, हम किसी भी लेवल पे, भाई हम पहले सुनते थे, हमारे माँ बाप बुजुर्ग कहते थे कि यार पेड़ बचाओ, पेड़ का ध्यान रखो। आज कहीं आपने किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देखा है कोई बात करता है? कहीं नहीं। तो कम से कम एक ऐसा तो स्टार्टअप हो कि लोग बात करें कि भाई आने वाले टाइम गवर्नमेंट में एक स्लोगन आया, पेड़ लगाओ बच्चों को पढ़ाओ, बिजली बचाओ बच्चों को पढ़ाओ। तो इस तरह के स्लोगन से आते हैं, सरकारें कैंपेन करती है, लेकिन वो जनमानस की जुबान पर नहीं चढ़ पाते। मैं कह रहा हूं सर, स्लोगन से काम नहीं चलता है। स्लोगन तो हर गवर्नमेंट के अपने अपने स्लोगन होते हैं, लेकिन काम करने वाली बातें जब तक अपन समझाइश ना करें। अब आप देख लीजिए, ये जितने भी जंगल हैं, जंगल के जो जुड़े हुए लोग हैं, आप उनको दूर करेंगे तो फिर आपको हेल्प कौन करेगा? छोटा सा आप यहाँ पे जहानाला आज की तारीख में कमिंग ऑन गुड लेवल, भाई ठीक है, लेपर्ड खूब दिखता है, ये है लेपर्ड यहाँ से इधर भी जा गया, उधर चला गया, लेकिन जो वहाँ पे जिन लोगों ने स्टार्ट किया, आप उनको ही कट कर रहे हो। नहीं, आप यू कैन नॉट गो, पैदल जा रहे थे वो, आज नहीं जा सकते, बर्ड वॉचिंग करने तुम जा रहे थे, तुम नहीं जा सकते। जब उन लोगों को आप दूर करोगे तो आपसे जुड़ेगा कौन? कम से कम ये है, समझाइश होनी चाहिए, स्थानीय लोगों के साथ बैठक होनी चाहिए, वार्तालाप होने चाहिए, संवाद होने चाहिए, उसके बाद ही सब कुछ आदमी हेल्प करने को तैयार होगा, तब तस्वीर बदल सकती है। हर्षवर्धन जी, क्या कह सकते हैं कि प्रदेश में जंगल एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण के शिकार हो रहे हैं? अतिक्रमण तो बढ़ेगा, मैं फिर वहीं आ रहा हूँ। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट चाहिए, वोट गांव वाला देता है, और अगर वो ज़मीन जंगल की भी ले जाता है तो वो आंख मीचता है, और उसकी वजह से वहाँ का रेवेन्यू वाला आदमी, पंचायत का लोग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग को प्रश्रय नहीं मिलता,
और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये कर्तव्य होना चाहिए कि उनको कहना चाहिए नीचे से लेके ऊपर तक, और उनको वो सहूलियतें मिलनी चाहिए। एक फॉरेस्ट गार्ड पर आती है अंत में बात, उसको जूते नहीं है, टॉर्च नहीं है, मोबाइल नहीं है, बड़े अफसर का मोबाइल का खर्चा सरकार या उधर का देते हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती। लास्टली, जब क्राइसिस आता है आप आर्मी को बुलाते हैं, जब क्राइसिस आता है आप एयरफोर्स को बुलाते हैं, क्या आप खुद नहीं कर सकते? एक जमाना था जब केवल बॉटनिस्ट या जूलॉजिस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डीएफओ बनते थे, आज वेरियस डिसिप्लिन्स के लोग बन जाते हैं। उनको ये पता नहीं स्पीशीज क्या है, ये पता नहीं राजस्थान के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी स्पीशीज कौन सी लगानी है। स्टेट स्पीशीज प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नहीं है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया है खेजड़ी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई आपकी प्राथमिकता है? क्या कोई प्राथमिकता जंगल के लिए है? नहीं है। घास के लिए है, ये घास जल रही है, वो कहते हैं घास जली है, पेड़ नहीं जला। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वन विभाग के पास, क्या राजस्थान सरकार के पास कोई प्राथमिकता है घास के लिए? घास न्यूट्रिटिव होती है, घास की वजह से दूध पनपता है, गांव वाले की इनकम बढ़ती है, तमाम राठी थारपारकर की नस्लें खत्म होती जा रही हैं। और मैं ये दलील देना चाहता हूं, क्या वजह है इस प्रदेश की मुख्यमंत्री राजस्थान को देश में पहला क्यों नहीं बना सकती? नेचुरल रिसोर्स के बारे में एक नई पॉलिसी बना के हम लोग सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन वो हमें नहीं बुलाना चाहते। जाहिर है चिंताएं हैं, ऐसे में सुझावों के दौर पर लौटेंगे आखिरी दौर में, साथ ही आपका जवाब ब्रेक के बाद। गर्मी के कारण जिससे अधिक तपिश होने से पेड़ों में आग लग जाती है और इस पर गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण घनी आबादी क्षेत्र में आग फैलती जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले माउंट आबू में लगी आग के कारण वहाँ पे कई बड़ा नुकसान हुआ है और इस पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है।